नमो नमः बच्चों। आज हम स्वर संधि का भेद अयादि संधि पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, अब आप समझने लग गए होगे पूर्व पद और उत्तर पद। तो अगर पूर्व पद के अंत में ए आई ओ औ हो, पूर्व पद के अंत में ए आई ओ औ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो बेटा, कोई भी स्वर, तो क्या हो जाता है? देखो क्रमशः ए को आए, ओ को अव, आई को आय और औ को आव हो जाता है। और अयादि संधि का सूत्र है बेटा एचो आयवा याव है। एचो से लगाएंगे एच प्रत्यार, तो एच प्रत्यार में आता है ए ओ आई औ। तो इनको क्रमशः ए को आगे लिखा हुआ है आय वा याव है, तो जब इसकी अलग अलग करेंगे इसको तो आय अव आय आव ऐसे हो जाएगा। तो ए को आय, ओ को आव, आई को आय, औ को आव। नीचे उदाहरण भी दिए हैं बेटा, देखो ए प्लस कोई भी स्वर, तो ए को क्या हो जाएगा? आय, यह हलंत है। तो उदाहरण देखो बेटा, शे प्लस अनम, तो शे संधि का नियम लागू हो रहा है। ए आ गया पूर्व पद के अंत में, तो बेटा जब ए को आए हम कर देंगे तो ए निकालने से श हलंत रह गया, ए को आए हो गया और आगे है अनम, तो श हलंत है, आय का ए मिलके श पूरा श, यह हलंत है, अनम का ए मिलके यह पूरा और पीछे शेष रह गया नम। तो इस तरह से बन गया बेटा शयनम। अब आई का उदाहरण देखो, आई प्लस कोई भी स्वर, तो आई को क्या हो जाता है? आय, यह हलंत वाला। तो उदाहरण देखो बेटा, नई प्लस अक है। अब नई आई आ गया, शर्त लागू है, तो आई को क्या कर देंगे? आय, तो आई निकलने से न हलंत रह गया, आई को आय हो गया, तो आय का आ न में मिल गया तो ना, और यह हलंत है, अक का ए मिलके यह पूरा ना, यह पीछे कह शेष था तो नायक है। ओ का उदाहरण देखो बेटा, ओ प्लस कोई भी स्वर, तो अब देखो ओ को क्या हो जाता है? अव। अब जैसे है उदाहरण पो जमा में अनम, अब नियम वही बिल्कुल सीधा बैठ रहा है, लागू हो रहा है कि पूर्व पद के अंत में ओ हो तो ओ को क्या हो जाता है? अव। अब देखो बेटा, पो प्लस अनम, ओ को अव हो गया तो पै हलंत, पै प्लस अव, और आगे था उदाहरण अनम, कोई भी स्वर हो तो ए आ गया, तो स्वर है ये। तो इस तरह से पै अव का ए मिलके पै पूरा, वह में अनम का ए मिलके वह पूरा और नम, तो इस तरह से बन गया पवनम। एक उदाहरण और आपके सामने है भोजमा में अति, तो ओ के बाद भी कोई भी स्वर आ गया है, ए आ गया अति का, तो ओ को अव के भय हलंत रह के ओ को अव भव, अति का है मिलके वह पूरा, इस तरह से बन गया भवती। अब आई का उदाहरण देखो बेटा, आई का है आई प्लस कोई भी स्वर, आई को हो जाता है आय, तो नई जमा में अक है, तो आई आ गया बेटा पूर्व पद के अंत में और आगे भिन्न स्वर आ गया, तो आई को आय, आई निकलने से न हलंत, आई को हो गया आय और आगे था उसके अक है, तो न में आय का आ मिलने से ना, यह में अक का आय मिलने से यह और कह, इस तरह से बन गया नायक है। अब अगला उदाहरण है औ का, औ जमा में कोई भी स्वर, तो औ को क्या हो जाता है? आव। अब उदाहरण देखो बेटा, नौ प्लस इक है, तो औ आ गया पूर्व पद के अंत में और उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर, तो ई आ गया, कोई भी स्वर ई आ गया, तो औ को आव हो गया, तो औ निकलने से न हलंत, औ को हो गया आव और आगे था इक है, तो न में आव का आ मिलने से ना, वह में इक का ई मिलने से वी और कह नाविक है। अब एक उदाहरण और है आपके सामने, बहु जमा में उक है, तो औ को आ हो गया बेटा भय हलंत, औ का आव का आ मिलने से भा, वह में उक का उ मिलने से वु और कह भावुक है। तो इस तरह से बेटा ये अयादि संधि आपकी पूर्ण हुई। अब आगे है पर रूप संधि। पर रूप संधि का नियम देखो बेटा,
यदि पहले पद के अंत में पूर्व पद यानी अकारांत उपसर्ग हो, ध्यान से सुनो बेटा, उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग यानी जिसके पीछे ए हो, ए वाली उपसर्ग, जिसके पीछे ए आता हो, और वो उपसर्ग वाला पद पूर्व पद के अंत में हो, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ए या ओ से शुरू होने वाली कोई भी धातु का रूप हो। ध्यान से सुनो बेटा, पूर्व पद के अंत में अकारांत उपसर्ग और उत्तर पद का पहले वर्ण क्या होना चाहिए, ए या ओ से शुरू होने वाली कोई भी धातु का रूप हो। तो क्या होगा बेटा, उस उपसर्ग के ए को पर रूप हो जाता है। पर रूप का मतलब जो बाद वाला रूप है, यानी जैसे अब उदाहरण दे के मैं आपको बता रही हूँ कि प्र जमा में एजते, प्र, तो बेटा ये प्र उपसर्ग है। और प्र देखो, ए पीछे हमें सुनाई दे रहा है, अब मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया भी है कि प्र कैसे बनता है, प हलंत जमा में रे हलंत और जमा में ए, तो इस तरह से बना प्र। तो ए अकारांत उपसर्ग होगी बेटा प्र, और उसके आगे एजते, एजते धातु रूप हो गया, तो पूरा नियम फिट बैठ रहा है। तो जो प्र का ए है, नीचे मैंने आपको दिखाया ए प्लस ए दोनों को मिला के ए, यानी जो ए है वो भी एजते के ए वाला रूप इसने धारण कर लिया है। यानी कि जो ए अकारांत उपसर्ग का ए है वो पर रूप को प्राप्त हो जाता है, यानी जो उत्तर पद का पहला वर्ण है उस जैसा हो जाता है। तो ये जो प्र का ए था ये भी एजते के ए यानी ए में ही मिल गया, तो इस तरह से बन गया ये प्रेजते। अब ओ का उदाहरण देखो, उप जमा में ओषति, उप, उप उपसर्ग होगी बेटा, समीप आना उपकार होता है, तो उप प जब बोल के देखेंगे तो अकारांत है ये उपसर्ग, और इसके आगे ओषति जो है ये ओ से शुरू होने वाली धातु रूप है, तो दोनों नियम लागू हो रहे हैं। तो प का जो ए है ये पर रूप धारण कर लेगा, यानी ओ वाला रूप धारण कर लेगा, तो ए और ओ दोनों मिलके एक तरह से ओ हो जाएंगे। तो इस तरह से उप, ए निकलने से प हलंत था, ए और ओ को एक ही रूप बन गया ओ, तो उपो और शति मिलके उपोषति। और पर रूप संधि का सूत्र है बेटा एंगी ही पर रूपम। अब आगे देखो बेटा पूर्व रूप संधि। अब हमने इससे पहले पर रूप संधि यानी बाद वाला रूप जो होता है वैसा ही पूर्व पद के अंत वाला वर्ण रूप धारण कर लेता है। अब पूर्व रूप संधि का मतलब क्या है कि पहले जैसा रूप धारण कर लेना। अब इसका पूर्व रूप संधि का नियम देखो, यदि पदांत ए या ओ से परे ह्रस्व ए हो, पदांत बेटा समझने की कोशिश करो, पदांत का मतलब है जो आपका पूर्व पद है वो पूरा एक पद होगा अपने आप में ही, जिसका अपना कोई अर्थ निकलता होगा, तो उसको कहते हैं पदांत। तो अब जैसे शे जमा मैनम था, तो शे जो है अपने आप में पूर्ण पद नहीं था अयादि संधि में, हालांकि यहाँ पे लग रहा है कि जैसे अयादि संधि हो सकती है, लेकिन पूर्व रूप संधि का नियम है एंग पदांता दति सूत्र से कि पदांत में पूर्व पद का जो पदांत है उसके अंत में ए या ओ होना चाहिए, और जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण ह्रस्व ए होना चाहिए, ह्रस्व ए। तो क्या हो जाता है, जो वो ए है वो पूर्व रूप जैसा हो जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण समझो आप कि ग्रामे जमा में अस्मिन, ग्रामे पदांत हो गया बेटा, और ए है इसके अंत में, तो नियम है कि ए या ओ होना चाहिए पदांत में पूर्व पद के, और उसके आगे उत्तर पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ए हो गया। तो जो ये ए है ये पूर्व रूप यानी ए जैसा रूप धारण कर लेगा, पहले जैसा रूप, जो पहला पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ए या ओ उसका रूप धारण कर लेगा ए।
तो देखो अब मैंने आपको समझाया बेटा, ग्रामे जमा में अस्मिन। तो आप देखो पूर्व पद के अंत में पदांत में क्या है, ए, ग्राम प्लस मैं से ए निकाला तो मैं हलंत रह गया, तो ए और प्लस उसके आगे क्या है, ए। तो ए और ए दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा, ए, यानी ए ने पहले ए जैसा रूप धारण कर लिया। और ये आगे देखो माइनस का निशान लगाया मैंने, यानी जो ए था इसकी जगह खाली रहेगी। तो इसके चिन्ह के रूप में, कि भाई यहाँ पे ए था, उस चिन्ह के रूप में एस का चिन्ह, एस इंग्लिश में जैसे एस बनता है, लेकिन इसको कहते हैं पूर्व रूप चिन्ह या अवग्रह चिन्ह। तो यादगार के रूप में वो अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, यानी एस जैसा चिन्ह लगा दिया जाता है। तो अब देखो बेटा, जैसे एक एक का रूप धारण कर लिया ए ने, तो ए की जगह जो थी उसके स्थान पे आ गया पूर्व रूप चिन्ह। तो इस तरह से अब ये बन गया, ग्राम ए हो ही गया था, ए में आके मिल गया, तो ग्राम ए, और ए की जगह उसके चिन्ह के रूप में, यानी पहचान के रूप में कि यहाँ पे ए परिवर्तन हुआ है, तो उसके चिन्ह के रूप में एस का चिन्ह और स्मिन पीछे था ही। तो इस तरह से बन गया ग्राम स्मिन। अब एक ओ का उदाहरण देखो बेटा, साधो प्लस अत्र। ओ आ गया पूर्व पदांत में, पहला पद जो है साधो, तो ये पदांत में ओ हो गया, और उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए रस्व ए हो गया, शर्त पूरी लागू है। तो ओ और साध, ओ निकालने से ध हलंत, ओ प्लस ए आगे है, तो ए ने ओ वाला रूप धारण कर लिया, यानी पूर्व रूप जैसा बन गया वो भी। तो ओ और ए मिलके ओ हो गए, और वही ए की जगह खाली रहेगी, तो उसके स्थान पे पूर्व रूप चिन्ह लग गया। तो इस तरह से ये बन गया साधोत्र। अब अगली संधि है बेटा प्रकृति भाव। स्वर संधि का अंतिम उदाहरण है प्रकृति भाव। इसका बड़ा आसान सा नियम है कि कहते हैं कि कभी कभी संधि नियम के अनुसार संधि प्राप्त होती है, जैसे लग रहा है कि भाई संधि होनी चाहिए लेकिन संधि नहीं होती, यानी वहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसे का तैसा, यानी कि जैसी संधि है ज्यों का त्यों रूप रह जाना, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन न होना ही प्रकृति भाव कहलाता है। अब जैसे उदाहरण है बेटा, हरि प्लस इमऊ। तो देखो हरि ई है, आगे भी ई है, तो आपको ध्यान होगा कौन सा यहाँ पे संधि का नियम लागू हो रहा है, दीर्घ संधि का। तो दीर्घ होना चाहिए था, एक ही चली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रकृति भाव हुआ है, ज्यों का त्यों रूप रह गया है। और द्विवचनांत पद होने चाहिए ये, तो हरि, हरि ही, हरि हरय है, तो हरि द्विवचन प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, और इमऊ भी द्विवचन है, तो ये पूरी शर्त लागू है। तो प्रकृति भाव में जो उदाहरण होते हैं वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं। तो सिर्फ जब हम संधि करेंगे तो प्लस का निशान हट जाएगा, हरि प्लस इमऊ तो क्या बन गया, हरि इमऊ। इसी तरह से लते प्लस इमे, प्लस का निशान हट गया तो लते इमे। तो इस प्रकार से आपकी स्वर संधि पूर्ण हुई। अब मैं आशा करती हूँ कि आपने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, तो इसको बार बार आप अभ्यास में लाएं और इन नियमों का ध्यान करें।